हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट कोर टेस्ट के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था कंक्रीट कोर टेस्ट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट कोर टेस्ट की नेसेसरी क्या है, लोकेशन ऑफ कोर क्या होना चाहिए जब हम कोर निकालते हैं तब, रेनफोर्समेंट डिटेक्टर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कोर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, डायामीटर ऑफ कोर कैसे निकालते हैं कि क्या डायामीटर रहना चाहिए कोर का, लेंथ ऑफ कोर कैसे डिसाइड करते हैं, केपिंग क्या होता है। यह सभी जानकारी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें बता दिया गया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट कोर टेस्ट के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि जब हम कोर निकाल लेते हैं तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहती है एज पर IS कोड 516 पार्ट 4 2018 के हिसाब से, किस तरह से उसका कैलकुलेशन और हम रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट निकालने के बाद एज पर IS कोड 456 2000 में उस रिजल्ट की स्ट्रेंथ को हमें किस तरह से वेरीफाई करना है, वह पूरा उसके अंदर दिखाया हुआ है, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने कंक्रीट कोर टेस्ट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट ना करते हुए हम कंक्रीट कोर टेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में अब समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्रेशन टेस्ट। जो भी हम कोर का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो उसके स्टोरेज के बारे में दिया हुआ है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर कोर निकालते हैं तो कोर निकालने के बाद आपको जब भी उसे स्टोर करना रहता है लैब के अंदर, तो उसकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी हम लैब में कोर टेस्ट करते हैं तो जो हमारा कोर है वह सैचुरेटेड कंडीशन में होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब कि वो अंदर से भिगा हुआ है, एकदम एयर ड्राई कंडीशन नहीं होती है। 99% सैचुरेटेड कंडीशन में ही हम उसे टेस्ट करते हैं। यदि कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है एयर ड्राई कंडीशन में करने की, तो अधिकतर सैचुरेटेड कंडीशन में ही कोर टेस्ट किया जाता है। सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है कि कोर को आपको पानी के अंदर रखना है 27 प्लस और माइनस 3 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में आप रख सकते हैं। बट इसे आपको पानी में कब तक रखना है, 40 आवर्स तक तो मिनिमम रखना है। मैक्सिमम आप 48 आवर्स तक आप इसे रख सकते हैं पानी में कोर को, ठीक है। आपको 40 से 48 आवर तक आपको पानी में रखना है 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, मतलब कि सैचुरेटेड कंडीशन के लिए। उसके बाद आप जैसे ही उसे निकालते हैं कोर को टेस्ट के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर पानी तो रहेगा, बट कोर के बाहर बाहर जो जितना भी पानी लगा हुआ है उसे आपको क्या करना है, उसकी सरफेस को आपको साफ कर देना है, वाटर बाय वाइपिंग ऑफ, ठीक है। जो उसकी सरफेस है हमें उसे साफ कर देनी है। ये हमारा स्टोरेज का प्रोसेस रहेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टोरेज के बाद दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बात करूं कैलकुलेशन के बारे में कि कोर का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है एक लैब टेस्ट रिपोर्ट रेडी करके रखा है। अभी हाल ही में 6 तारीख को 11वें महीने में 2023 में हमने एक कोर टेस्ट का रिजल्ट किया था, जो कि M55 ग्रेड के लिए था। यहाँ हम कोर टेस्ट के 3 सैंपल करेंगे, बट यहाँ पर जो मैंने आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाया है सिर्फ एक ही सैंपल का दिखाया है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सैंपल क्वांटिटी ओनली 1, ठीक है। यहाँ हम जो टेस्ट की मेथड यूज करेंगे वह IS कोड 516 पार्ट 4 2018, जो कि मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। अब दोस्तों, इस लैब टेस्ट के रिजल्ट के अंदर जो जो वैल्यू दी हुई है वो कैसे आती है और कैसे फाइनली हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं डाया। डाया यहाँ लिखा हुआ है 69.14, तो वह कैसे निकला अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी कोर है आपको उसको यदि टेस्ट में करना है तो उस कोर को कंप्रेशन टेस्ट करने से पहले आपको उसका डाया चेक कर लेना है। तो डाया वर्नियर कैलिपर से चेक करना है, जिसका डाया लिखा हुआ है 69.14। तो आपका डाया कितना है, 69.14। और उसी तरह आप लेंथ चेक करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के अंदर,
तो जो उसकी जो लेंथ होगी, या मैं उसे हाइट कह दूं, तो उसकी जो हाइट होगी वह होगी 110.63 mm। मतलब कि यहाँ मैं हाइट लिख दिया 110.63 mm। अब हम रिपोर्ट में चलते हैं। तो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि डाया में मैंने लिख दिया है 69.14 और हाइट में मैंने लिख दिया है 110.63। पर यहाँ पर दोस्तों पिछला वीडियो जिसने देखा होगा वो समझ गए होंगे कि डाया कितना है 69.14। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाया के रिलेटेड एक पॉइंट बताया था। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सीट के बारे में समझाया था, डायामीटर ऑफ कोर के बारे में, कि आपका डायामीटर जो कोर है वह 3 टाइम्स ऑफ एग्रीगेट का होना चाहिए। मतलब कि एग्रीगेट 20 mm का है तो 60 mm से कम तो डायामीटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें 69.14 मिला है, मतलब कि 60 से तो ज्यादा ही है। बट यहाँ पर एक और चीज थी कि 20 mm के लिए आपको 100 mm का डाया यूज करना है, प्लस और माइनस 10 mm चलेगा। बट यदि उससे कम आता है तो आपको करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इसमें करेक्शन फैक्टर कैसे लगता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ कोर के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि 75 mm से प्लस और माइनस 5 रहेगा तो आपका करेक्शन फैक्टर 1.03 है, और यदि आपका डाया 70 से कम है तो आपका करेक्शन फैक्टर 1.06 रहेगा। हमारा जो डाया आया है वह 69.14 आया है, जो कि 70 mm से कम है। तो हमें जो करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा डाया के लिए वह लगेगा 1.06। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट में देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डाया करेक्शन एज पर IS 516। यहाँ डाया करेक्शन कितना लगा है 1.06। दोस्तों यदि मेरा डाया यहाँ पर 100 होता तो मेरे को यहाँ पर कोई भी करेक्शन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं थी, बट मेरा यहाँ पर डाया कम है इसलिए मुझे यहाँ पर करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे की वैल्यू जानने के लिए डाया समझ में आ गया, हाइट समझ में आ गया, करेक्शन फैक्टर समझ में आ गया डाया का। अब हम चलते हैं H/D रेशियो। H/D रेशियो मतलब कि हाइट बाय डाया का रेशियो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर H/D रेशियो की वैल्यू निकाली हुई है। H मतलब की हाइट, जो कि हमने यहाँ पर वर्नियर कैलिपर से निकाला था 110.63, डिवाइड बाय डाया। डाया की वैल्यू है 69.14। तो डिवाइड करने पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो आया हमारा 1.60 mm। यह जो 1.60 mm है ये हम लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि मैंने जो वैल्यू है 1.60 H/D रेशियो कैसे आया वो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने H/D रेशियो के बारे में भी आपको समझाया था, जो कि मैं आपको वापस से बता देता हूँ। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था आपका L/D रेशियो जो है वह 2 होना चाहिए। यहाँ लिखा था L/D रेशियो 2 होना चाहिए, मतलब कि हाइट बाय जो डाया का रेशियो वो हमारा 2 होना चाहिए। जबकि अभी हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा कितना आया, हमारा वैल्यू आया 1.60, मतलब कि 2 नहीं आया। तो IS कोड ने क्या कहा था, यदि 2 वैल्यू आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि 2 से कम आता है मतलब कि 1 और 2 के बीच में आता है तो भी परमिसिबल तो है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों L/D या तो फिर H/D का जो रेशियो है वो 2 आना चाहिए। यदि 2 से कम आता है तो क्या आएगा, करेक्शन फैक्टर आएगा। अब करेक्शन फैक्टर कैसे लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास नंबर 8.4.2 में यदि L/D का जो रेशियो है आपका वो 2 नहीं मिलता है और 1 और 2 के बीच में मिलता है तो आपको करेक्शन फैक्टर लगेगा, और उस करेक्शन फैक्टर को लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, F = 0.11 n प्लस 0.78, जहाँ पर F जो है आपका करेक्शन फैक्टर रहेगा और n जो है आपका लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो रहेगा। लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो जो भी हमने निकाला, जो कि हमारा 1.60 आया, वह हमें वैल्यू लेनी है। यह जो H/D रेशियो हमारा जो आया 1.60, जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं, यह वैल्यू हमें लेनी है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम देखते हैं कि H/D या L/D का रेशियो का करेक्शन फैक्टर हमारा कितना आता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे दोस्तों। फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, करेक्शन फैक्टर इक्वल टू 0.11 n, जो कि मैंने आपको बताया 1.60 प्लस
0.78। तो करेक्शन फैक्टर की जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई 0.956। यही वैल्यू हम क्या करेंगे लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो हमारी वैल्यू है उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है h/d करेक्शन फैक्टर, जो कि अभी हमने निकाला जिसका वैल्यू आया 0.956। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों करेक्शन फैक्टर समझ में आ गए। डाया के लिए करेक्शन फैक्टर आया हमारा 1.06 और h/d रेशियो का करेक्शन फैक्टर आया हमारा 0.956। अब आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं? तो सिलिंड्रिकल कोर टेस्ट का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें तो जो फॉर्मूला उसका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। रेडियस हमें निकालना है, हमारे पास डाया है, डाया का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा और फॉर्मूले के हिसाब से उसका स्क्वायर करना है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3752 mm स्क्वायर। यह वैल्यू हम टेस्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वैल्यू है वो 3754 आ गया। यहाँ लिखा हुआ वेट 976। आपको जो स्पेसिमेन का टेस्ट करना है उस स्पेसिमेन को आपको वेट कर लेना है और उस वेट किए हुए की वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेनी है 976। तो दोस्तों लैब टेस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है मोटा मोटा सब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। डाया कैसे होता है, हाइट कैसे होता है, h/d रेशियो कैसे होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होता है, वेट हमको स्पेसिमेन का रख लेना है। उसके बाद करेक्शन फैक्टर हम h/d के लिए कैसे निकालते हैं और डाया के लिए कैसे निकालते हैं। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं लोड, किस तरह से अब स्पेसिमेन को हम लोड अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं स्पेसिमेन को यहाँ पर रखा है और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, हमारे CTM मशीन के द्वारा हम इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। वो वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जब मैंने स्पेसिमेन के ऊपर CTM मशीन के द्वारा लोड अप्लाई किया तो उसका जो लोड आया किलो न्यूटन में वह आया 220.92। अब यह जो लोड आया 220.92, इसको यदि में हम क्या करेंगे, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा कि हम जब भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो लोड अपॉन एरिया करते हैं। तो लोड हमारे पास है 220.92, यह वैल्यू किलो न्यूटन में है। हम जब भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं वह न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालते हैं। तो किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, डिवाइड बाय एरिया। एरिया जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम एरिया निकालते हैं सिलिंड्रिकल कोर के लिए। तो उसकी जो वैल्यू आई थी हमारी वह 3754 आई थी। यह फॉर्मूले का यूज कर हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे जो कि कितना आया 58.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह वैल्यू 58.84 यह हम टेस्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप टेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं जहां हमने जो लोड हमारा किलो न्यूटन में आया वह लिखा हुआ है 220.92 और जो हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला लोड अपॉन एरिया के हिसाब से लोड हमारा 220.92 था और एरिया हमारा 3754 था। या किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आई न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो हमारी आई 58.84। दोस्तों यहाँ तक समझना एकदम आसान था। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है 58.84 यह हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आई है। बट दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाया और h/d रेशियो में वेरिएशन था, इसलिए हमने करेक्शन फैक्टर लगाया। अब ये करेक्शन फैक्टर का जो यूज होगा वो हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर यूज होगा, जिससे हमें करेक्टेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यह कैसे निकलता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम करेक्टेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। करेक्टेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकलेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी जो हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला उसकी वैल्यू क्या आई 58.84 और दो करेक्शन फैक्टर हमको यहाँ पर क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने रहेंगे। कौन से करेक्शन फैक्टर, एक डाया के लिए करेक्शन फैक्टर था जो कि 1.06 था और दूसरा L/D या H/D का जो हमारा करेक्शन फैक्टर था वो हमारा 0.956 था। दोनों करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपका डाया 100 mm होता और आपका L/D का रेशियो भी 2 होता
तो आपको करेक्शन फैक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, पर यहाँ हमने करेक्शन फैक्टर लगाया है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है वह 59.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई है। यह वैल्यू हम लैब टेस्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे कि करेक्टेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यू लिखी हुई है 59.63। कैसे आया? तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जो कि हमारा 58.84 था, उसमें दोनों करेक्शन फैक्टर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी करेक्टेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कितनी आएगी, 59.63। अब ये वैल्यू कैसे निकलती है इसे आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आईएस कोड में क्लाउज नंबर 8.4.2 के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप करेक्टेड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि सिलिंड्रिकल कोर को आपको क्यूब में चेंज करना रहता है। द इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ में आपको चेंज करना रहता है। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ के अंदर चेंज करना रहता है, तो आपके निकाले गए करेक्टेड सिलिंड्रिकल जो स्ट्रेंथ रहती है उसका मल्टीप्लाई बाय 5/4 से करना रहता है। बस 5/4 से मल्टीप्लाई बाय करेक्टेड सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ से, तो आपको इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ निकल जाएगा, जो कि मैं आपको समझा देता हूं। इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इक्वल टू करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 5/4। करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि अभी हमने निकाला 59.63 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, जो हमारी वैल्यू आएगी 74.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह जो वैल्यू आई हमारी वह आई इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ के लिए। करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल को हमने चेंज किया क्यूब स्ट्रेंथ के अंदर, तो क्यूब स्ट्रेंथ के अंदर हमारी जो वैल्यू आई वो आई हमारी 74.54। इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ चेंज करने का कारण दोस्तों यह रहता है क्योंकि हमारी जो भी वैल्यू आती है इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ के अंदर, उसे हमें कंपैरिजन करना रहता है एज पर आईएस कोड 456 के हिसाब से। उन्होंने इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ जो हमारी आएगी सिलिंड्रिकल कोर के लिए, उससे कंपैरिजन करने को कहा है, इसलिए। अब ये वैल्यू हम टेस्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कंक्रीट के लिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ वैल्यू आई 74.53, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कैसे आई। करेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई करना है 5/4 से। वो क्यों करना है, आईएस कोड 516 में बताया हुआ है कि सिलिंड्रिकल की जो स्ट्रेंथ रहेगी करेक्टेड वाली, उसको आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 5/4 के लिए, क्योंकि मुझे उसे क्यूब में चेंज करना है, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ में चेक करना है, इसके लिए। तो दोस्तों अब जो मेरी वैल्यू आई है 74.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M55 के लिए, तो क्या यह मेरा रिजल्ट ओके है? क्या मेरा सिलिंड्रिकल कोर पास हो चुका है? तो चलिए दोस्तों आईएस कोड 456/2000 में इसके लिए एक छोटा सा क्लाउज लिखा हुआ है, वो हम रीड कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा टेस्ट रिपोर्ट ओके है या नहीं है। तो दोस्तों आईएस कोड 456/2000 क्लाउज नंबर 17.3 में टेस्टिंग बताया गया है कोर टेस्ट के लिए, पेज नंबर 30 पर। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउज नंबर 17.4.3 के अंदर, यदि आप कोर टेस्ट का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो यदि आप इंडिविजुअल कोर के लिए निकाल रहे हैं, तो इंडिविजुअल कोर का जो टेस्ट रहेगा, उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आप यूज करते हैं उसका 75% से कम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने यह लिखा हुआ है कि यदि आप कोर का टेस्ट कर रहे हैं 3 स्पेसिमेन का, तो उन 3 स्पेसिमेन का आपको एवरेज करना है, और उसका जो एवरेज का जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के 85% के इक्वल तो कम से कम होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब जो ये मैंने आपको समझाया, मैं आपको एक टेक्निकली रिजल्ट निकाल के बता देता हूं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये वर्ड क्या बोलना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो कोर था उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट M55 था। मान लीजिए कि यह 3 कोर हैं जिनके हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ की रिजल्ट मान लीजिए हमारे एक क्यूब की 73 आती है, एक की 74 आती है और एक की 72 आती है। इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आईएस कोड में लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ of the core is equal to at least 85% of cube strength। आईएस कोड ने हमेशा इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ का जिक्र किया है सिलिंड्रिकल कोर के लिए,
इसलिए हमने लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ निकाला। तो ये जो हमारे रिजल्ट है दोस्तों, वो हमारे क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ रहेंगे। इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ जो हमारी आती है कोर की क्या है, 73, 74 और 72। तो इसका हम क्या करेंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे। 73 प्लस 74 प्लस 72 डिवाइड बाय 3, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 73 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आईएस कोड क्या कहता है कि जब भी आप तीन कोर का इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो उसका जो एवरेज है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब कि M55 का 80% से इक्वल होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए। तो M55 का 85% कितना होता है दोस्तों, 46.74। ये आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। M55 का 55 का मल्टीप्लाई करेंगे 85% से, तो आपका 46.75 आएगा। तो यहाँ हम दोस्तों देख सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का 85% जो कि 46.75 है, वो हमारा ज्यादा है एवरेज ऑफ इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ 73 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कोर पास होता है। दूसरा आईएस कोड में क्या लिखा था इंडिविजुअल टेस्ट के लिए, तो दोस्तों यहाँ हम पहले समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर तीनों कोर में से सबसे कम जो मेरा रिजल्ट आया 72, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 72 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा इंडिविजुअल कोर टेस्ट का रिजल्ट आया। तो आईएस कोड ने कहा कि इंडिविजुअल कोर टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट का 75% से कम नहीं होना चाहिए। तो M55 का 75% मतलब कि 41.25, तो हमारा रिजल्ट आया 72 जो कि इससे ज्यादा है, मतलब कि उससे कम नहीं है, मतलब कि इंडिविजुअल कोर टेस्ट भी हमारा पास है और एवरेज किए गए इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ के रिजल्ट का भी हमारा रिजल्ट जो है वो पास आ रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है हमें कोर टेस्ट का टेस्ट करना रहेगा, किस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से हम उसका करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद किस तरह से हमें इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ निकालना है, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ निकालने के बाद आपको IS 456 में जो क्लाउज दिया हुआ है 17 का, उसको फॉलो करते हुए हम किस तरह से उसे वेरीफाई करेंगे, ये मैंने आज इसके वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको संपूर्ण वीडियो समझ में आ चुका होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे मेल करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसके बारे में। बस दोस्तों यहाँ पर मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।